सभी को नमो बुधाय जय भीम। मेरा नाम ममता बौद्ध, मैं विजयनगर गाजियाबाद से हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और मैंने विजयनगर में अम्बेडकर भवन पे एक माता सावित्री बाई जी का प्रोग्राम रखा है और उस प्रोग्राम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और महिलाओं को जगाने का काम किया है। आज वो माता सावित्री बाई जी के जन्म दिवस को बहुत अच्छे से मना रही हैं। हमारा मन सावित्री ले गई रे, हमारा मन सावित्री ले गई। घर घर जाके महिलाओं को बुला, घर घर के महिलाओं को बुलाती, हम सबको ओ ज्ञान बताती, हम सबको ताती। पढ़ लो बहनों, पढ़ बहनों, याद करोगी रे, हमारा मन सावित्री ले गई रे, हमारा हमारा मन। और इस कार्यक्रम में जेंट्सों ने भी, महिलाओं ने भी और बच्चों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं चाहती हूँ कि समाज में जब भी हमारे महापुरुषों का अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो सभी समाज के लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और आना चाहिए। और इस समय सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद भैया आपका करना चाहूँगी, मनोज जनतानी जी का, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे इस प्रोग्राम को वो लोगों तक पहुँचाएंगे, तो उनका मैं साधुवाद करती हूँ। और यहाँ जितने भी लोग आए हैं उनका भी मैं साधुवाद करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी माँ का आज जन्मदिन है, ऐसी माँ की आज खुशी है, क्योंकि जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिलवाया, जिनका जन्म 13 जनवरी 1831 को हुआ था। और ऐसी माँ जिन्होंने हमें कभी शिक्षा का अधिकार ना होता तो शायद हम अच्छे मकान नहीं बना पाते, शायद अच्छे घरों में नहीं रह पाते, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते। अच्छी शिक्षा लेके हम आज IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी अगर हम बन पा रहे हैं तो वो परम पूज्य माता सावित्री बाई जी की वजह से, वरना हम लोग कभी कुछ नहीं बन पाते। मैं उनकी चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, मैं उनकी हमेशा रेडी रहूँगी। और जब भी कोई प्रोग्राम होगा मैं उसको हमेशा इसी प्रकार से लोगों में जागरूक करने का हमेशा इसे काम करूँगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज गाजियाबाद के विजयनगर में समता आवाज़ की टीम पहुंची है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं महिलाओं की एक बड़ी संख्या है और मौका है माता सावित्रीबाई फूले के जन्म दिवस का। जी हाँ, आज है 3 जनवरी 2022 में हम खड़े हैं और शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस यहाँ पर मनाया गया है। महिलाओं को बहुजन महापुरुषों के प्रति सजग किया गया है। पूरी खबर आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी पर। मैं हूं अपने सहयोगी रणवीर के साथ। शिक्षित किया, अपने दम पर शिक्षित किया और इस शिक्षा के लिए उन्होंने अपने घर वालों से भी पंगा लिया, अपने घर वालों को छोड़ा, अपने घर से बाहर गए, केवल इसलिए कि महिलाओं का कुछ उत्थान हो। माता सावित्रीबाई फूले ने भी प्रण किया कि जो मेरे पति जिस कारवां में लगे हुए, मैं भी उस कारवां में आगे चलूं और जो हमारे समाज की महिलाएं, जो महिलाओं की दुर्दशा है, उस दुर्दशा में मैं कुछ भागीदारी बनूं उनके उत्थान के लिए। तो माता सावित्रीबाई फूले ने वो काम कर दिखाया। उस स्थिति में जिस समय जातिवाद का बहुत बोलबाला था, महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था, उस समय उन लोगों से लोहा लेकर के उनको पढ़ी और पढ़ने के बाद इस समाज की, क्या प्रत्येक समाज की महिला को उन्होंने पढ़ने के अधिकार के लिए सबसे पहले 1 जनवरी 1948 को महिलाओं के लिए एक
स्कूल की पर वो स्कूल खोल करके लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल के रास्ते प्रशस्त किए। तो ऐसी थी हमारी माता सावित्रीबाई फुले, जिनके आज जन्मदिन पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये तो इनकी बात है, मगर बात कैसे है, मैं एक वो बताता हूँ आपको। एक परजीवी, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। परजीवी एक ऐसा चीज होती है जो किसी भी इंसान के ऊपर, किसी जीव के ऊपर या किसी पेड़ के ऊपर अगर वो परजीवी पड़ जाए तो उस परजीवी को सारा श्रेय उसी से मिलता है। उसका पोषण जो है वो पेड़ या वो इंसान ही करता है जो जिसके ऊपर वो होता है परजीवी। जैसे पेड़ के ऊपर अगर अमरवेल का नाम सुना होगा सभी ने, अमरवेल पड़ जाए तो अमरवेल खुद पोषित होती है मगर उस पेड़ को पूरा को सर्वनाश कर देती है। ऐसे ही एक आपने जानवरों में देखा होगा, जानवरों में जब जून लग जाता है तो उस जानवर को समाप्त कर देता है और जानवर को समाप्त करके खुद पलता फूलता रहता है। तो वो परजीवी इस टाइप का है कि जिसके ऊपर वो चढ़ जाता है तो वो जिस जीव के ऊपर या जिस पौधे के ऊपर वो परजीवी हो जाए तो वो जीव और वो परजीवी, वो इंसान भी ये समझने लगता है कि ये मेरा ही अंग है। परंतु वो परजीवी उस जीव से, उस पौधे से, उस इंसान से पोषण होकर के खुद तो फलता फूलता रहता है मगर उस जीव को, इस इंसान को, उस पौधे को तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। वही चीज हमारे समाज के ऊपर भी हुई कि कुछ परजीवी हमारे समाज के ऊपर हावी हुए और हमारे समाज को चूज करके, हमारे समाज की संपत्ति को चूज करके, हमारे समाज के ऊपर हमारे अधिकारों को चूज करके खुद तो शक्तिशाली हो गया, खुद तो सशक्त हो गया, परंतु इस समाज को खोखला कर दिया, इस समाज को दर दर की ठोकर भुगतने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसे परजीवी को लगभग सभी लोग समझ गए होंगे। ऐसे परजीवियों से हमें बचने की जरूरत है। ऐसे परजीवियों को, ऐसे ही परजीवियों से बचाने के लिए माता सावित्रीबाई आई, महात्मा फुले आए, तथागत बुद्ध आए, बाबा साहब आए, बहुत सारे हमारे महापुरुष आए जिनके फोटो लगे हुए हैं। उन्होंने भरपूर कोशिश की समाज को बचाने के लिए, परंतु बीच बीच में वो परजीवी सशक्त होता रहता है। आधुनिक युग में देखा जाए तो आधुनिक युग में जो बीएसपी की सरकार आई थी, बहन जी ने भी उस परजीवी को हटाने की बहुत परजोर कोशिश की, परंतु वो परजीवी दूसरों के माध्यम से भी सशक्त हो जाता है। तो ऐसे परजीवियों से हमें बचने के लिए हमें इस टाइप के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। सभी माताओं, बहनों और भाइयों सभी को मेरा जय भीम। और माता ज्योतिराव फुले जी को भी मैं नमन करता हूँ। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ता काफी विस्तार पूर्वक सावित्रीबाई फुले जी के बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी चूँकि मुझे कहा गया है तो मैं दो शब्द आपके साथ। ज्योतिराव फुले से शुरुआत यहाँ होती है। हमारे बीच जो एक शख्स जिस समय इस देश के अंदर जो स्थिति थी छुआछूत की और असमानता की चरम सीमा पर थी, ऐसे बीच में ज्योतिराव फुले जी का जन्म हुआ और उन्होंने जो दम झेला अपने जीवन में, उसी से उन्होंने उससे प्रेरणा लेकर के और ये बीड़ा उठाया कि मैं देश में जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको शिक्षा के द्वार खोलना। और उसी कड़ी में माता सावित्रीबाई फुले जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने शादी करने के बाद, हालांकि आपका जन्म मैंने बताया 1831 में सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था, लेकिन शादी के बाद जो पहचान सावित्रीबाई फुले जी की उनकी शादी के बाद हुई। ज्योतिराव फुले जी के साथ जुड़ने के बाद सावित्रीबाई फुले ने प्रण लिया कि मैं आपके साथ जीवन भर कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। और वही सावित्रीबाई फुले अनपढ़ थी। ज्योतिराव फुले जी ने घर पर ही उनको शिक्षा दी, पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने जो प्रण लिया कि मैं इस देश की महिलाओं
को शिक्षा दूंगी। सभी जानते हैं कि जब वो शिक्षा के लिए निकली तो उनके साथ कितने दुर्भाव किए गए। उनके साथ कीचड़ फेंका गया, गोबर फेंका गया। सवर्ण समाज की महिलाओं तो उन्होंने किया ही किया, साथ ही साथ जिस समाज से वो आती थी या जो थी, क्योंकि शिक्षा का अभाव था, उनको पता नहीं था, वो भी उनका विरोध करती। लेकिन उस विरोध को झेलना एक महिला के लिए सबसे बड़ी बात है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, कोई 2 साड़ियाँ रखती थी, एक पहन के जाती थी, एक अपने झोले में रखती थी, और स्कूल में जा कर के वो उस साड़ी को बदल करके फिर वहाँ से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जैसा बताया कि 1848 में पहला स्कूल खोला उन्होंने, और उसके बाद 1891 में 1892 में 3 विद्यालय उनके नेतृत्व में खुले, जिनकी वो प्रधानाचार्य भी रही। इस प्रकार उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उस समय काम किया, क्योंकि जो महिलाओं को बिल्कुल घर से बाहर निकलने की भी आज़ादी नहीं थी, उन महिलाओं को शिक्षा देने का काम अगर इस देश के अंदर किसी ने किया तो माता सावित्रीबाई फुले जी ने किया। कहने को लोग कहते हैं कि जो सरस्वती जो है आपका शिक्षा की देवी सरस्वती है, लेकिन नहीं। प्रेसिडेंसी में मेंबर बने थे। मैडम आगे आ जाओ ना, तो उन्होंने सबसे पहले खाली है जगह। औरतों के अधिकार के लिए वहाँ पे बिल लेके आए थे। उसके बाद जब 1940 में ब्रिटिश काउंसिल जो अंग्रेजों की थी, इसमें बने, तो उन्होंने ये सारे प्रपोजल जो मैटरनिटी लीव वगैरह यहाँ लाए। लेकिन एक जो घटना उनके साथ हुई, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बोल रहे थे, महिलाओं को बराबर के अधिकार की बात हुई, वोटिंग के अधिकार, तो पूरी की पूरी असेंबली दंग रह गई कि दुनिया में किसी भी देश में औरतों को वोटिंग का अधिकार एक साथ कभी नहीं मिला। ये तो लॉन्ग प्रक्रिया बाद में मिलता। बाबा साहब खड़े रहे, लेकिन उनको एक सपोर्ट केवल नेहरू से थी। नेहरू का कारण था उनकी लड़की थी इंदिरा गांधी, तो इसलिए सपोर्ट थी। बाकी गांधी तो पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, सरदार पटेल भी नहीं पढ़ाना चाहते थे। उन सबके स्टेटमेंट है, कोई नहीं चाहता था कि चलिए। बाबा साहब खड़े रहे और वो अपने मिशन में सफल हुए। जब इन्हीं सब चीज़ों को देखकर जब 1900 संविधान में लागू हुआ, जब तो हिंदू कोड बिल लेके आए, तो हिंदू कोड बिल पर लेडीज के सारे अधिकार दिए, तो पूरे देश का जो प्रबुद्ध वर्ग था, खासतौर से जिनको भाषा में कहा परजीवी, वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये तो आधुनिक मनु बने जा रहे हैं और इसको हम कैसे डाइजेस्ट करेंगे, औरतों को सारे अधिकार मिल जाएंगे। वो बिल पास नहीं हो पाया, बाद में उन्होंने पीस बिल करके दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारे देश की जो सीन है, जिन नेताओं को हम बड़ी माता सावित्रीबाई फुले का जन्म, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था, और बाबा साहब का जन्म 1891 में हुआ था। अब मैं कहता हूँ कि भाई माता बाई फुले ने इतने कष्ट सहे, इन्हें क्या मिला? मैं वो बता रहा हूँ। इन्हें वो मिला कि इस दुनिया ने नॉलेज ऑफ सिंबल बाबा साहब को माना है, लेकिन बाबा साहब ने अपना गुरु सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले को माना है। भाई इससे बढ़ के और क्या मान सम्मान मिलेगा? और मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हिंदू धर्म में महिलाओं को बहुत निम्न दर्जा दिया गया है। अच्छा, जो समाज अपनी औरतों को, अपनी माँ को, बहन को, बेटी को निम्न समझता हो, कब तक रहेगा? बताते हैं कि हिंदू समाज सबसे बड़ा पुराना है, लेकिन आज वर्ल्ड नंबर पर है, उनकी काउंटिंग 4थे नंबर पे है। तो जो समाज अपनी बहन को, बेटी को, माँ को, भाई जिनसे हम पैदा हुए हैं, अगर हम उन्हीं को इज्जत ना देंगे
तो हम कब तक जिंदा रहेंगे। अच्छा, बाबा साहब के टाइम में, इनके टाइम में भाई महिला इतनी जागरूक नहीं थी। अब तो देखना है कि हमारे समाज की महिला ही जागरूक होती जा रही हैं, हमें उनके पीछे चलना है। अच्छा है ये हमारे गुरु बने, भाई महिला ही गुरु होती हैं। देखो एक महिला ने पूरी दुनिया को ही जगा दिया, और अब तो सैकड़ों महिलाएं हैं, हजारों महिलाएं, लाखों महिलाएं हैं। तो जब हमें अपने समाज की महिलाओं को, बहन को, बेटियों को भाई आगे करके चलना है। भाई किसी ने बोला पढ़े ना पढ़े, लड़की को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और एक बच्चा अगर लड़का पढ़ गया तो समझो भाई वो अपने परिवार तक ही सीमित रह गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई किसी को कुछ ना करते हुए भाई लड़कियों को तो जरूर पढ़ाएं, क्योंकि लड़कियों के ही पढ़ाने में हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ जो किया भाई उसका हम फल पा रहे हैं, लेकिन पीछे महिलाओं ने भाई नहीं किया। लेकिन अब तो महिला ही हमारी अग्रसर हो रही है, तो हमें इनको आगे करके चलना है, किसी तरह इनका मनोबल नहीं तोड़ना है, मनोबल इनको बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, बहुत अच्छी बात है, माता सावित्रीबाई के बारे में बताया और नारी की शक्ति का जो वर्णन किया बहुत अच्छा लगा। नारी को गुरु की पदवी दी, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो बाबा साहब ने ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना था, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए विश्व में उनका नाम हुआ। कहते हैं ना, गुरु तो गुरु ही रह गए, चेला चीनी हो गया। तो बाबा साहब विश्व में नाम कमाया उन्होंने, और महिलाओं को अग्रणी रखते हुए, जैसे वोट का अधिकार वाली बात जयपाल सिंह ने बताई, बहुत अच्छी बात बताई। वोट का अधिकार तो हमारे समाज के लोगों को भी नहीं था, ये तो बाबा साहब की मेहरबानी है, उनकी वजह से हम लोग यहाँ एकत्र बैठे हुए हैं, वोट का अधिकार मिला हुआ है और अपनी बातें रख रहे हैं आपके सामने। हमें तो अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने तक का अधिकार, खाने तक का अधिकार। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मन संचालन के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, महान समाज सुधारक, विश्व रत्न बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए, त्याग और बलिदान की देवी माता रमाबाई जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए, और समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, और यहाँ उपस्थित मेरी सभी बड़ी बहनें, मेरे बच्चे और मेरे सभी बड़े सीलवान, विद्वान, गुणवान, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज माता सावित्रीबाई जी का जन्म दिवस है, क्योंकि एक हमारी ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार देके इस समाज को इतना बढ़ाया कि शायद आज महिलाएं अगर कुछ भी कर पा रही हैं तो वो शायद माता सावित्रीबाई जी की वजह से, वरना कोई भी महिला ना तो शिक्षा ले सकती थी, ना नौकरी कर सकती थी। क्योंकि आज छोटे पद से अगर वो बड़े पद पे भी बैठी है तो वो माता सावित्रीबाई जी के लिए, और उनके चरणों में भी मैं सत सत नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो ऐसे समाज में जन्मी, जिन्होंने किसी भी महिला से भेदभाव ना करके प्रत्येक महिला, प्रत्येक वर्ग की महिला को लेकर उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया, और अपने ऐसे हजारों लाखों करोड़ों बच्चों को शिक्षा दी उन्होंने। और मुझे मन संचालन का दिया है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, और इसी कड़ी में मैं श्रद्धेय पूनम बौद्ध जी जो प्राणगढ़ी से चलकर आई हुई हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं, वो हमारे बीच में अपने बात को रखेंगे। विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए, महामना ज्योतिबा राव फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, त्याग और बलिदान की मूर्ति माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, वीर वीरांगनाओं को नमन करते हुए, और इस संसार के सबसे अनमोल रतन हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, विश्व रत्न बोधिसत्व, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन
परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव जी के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी बहनें, मेरी माताएं तो नहीं है, भाई, पिता समान बुजुर्ग, आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद। और जैसे कि अभी बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा यहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ रह नहीं गया बताने के लिए। आज एक ऐसी महान शख्सियत का जन्म है जिन्होंने एक ऐसे परिवार में जन्म उन्होंने लिया, लेकिन ऐसे गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो शिक्षा की जननी कैसे बन गई? क्योंकि शिक्षा की जननी वो बनी अपने पति महामना ज्योतिबा फूले जी की बदौलत, जिन्होंने उन्हें अपना गौरवशाली इतिहास बताया। और उस इतिहास को जानने के बाद उन्होंने अपने आप से एक संकल्प किया, उनके अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि जिस तरीके से मैं शिक्षित हुई हूँ वैसे ही मैं आने वाली अपनी माताओं बहनों को शिक्षित करने का काम करूँगी। भले ही उनके जीवन में कितना संघर्ष उन्होंने फेस किया, लेकिन उनके सामने उनका लक्ष्य था और किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितनी भी चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन वो घबराई नहीं। माता सावित्रीबाई फूले जी की बदौलत ही आज भारत की प्रत्येक महिला पढ़ पा रही है। लेकिन आज कितनी महिलाओं को ये पता है? बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर भी या बहुत सारी जगह हम लोग जाते हैं, नाम भी उनका पता नहीं होता। तो 50% की जो आबादी महिलाओं की है उसमें 49% महिलाओं को ये नहीं पता कि शिक्षा की देवी कौन है। अभी दिल्ली में एक सर्वे हुआ और वहाँ पर 3 जनवरी को ही ऐसे मीडिया वाले चले गए और वहाँ पर पूछा कि भाई शिक्षा की देवी कौन है, तो किसी भी महिला को नहीं पता था। सब क्या बता रही थी कि शिक्षा की देवी सरस्वती है। तो हमारा जो इतिहास है वो साम दाम दंड भेद की नीति के तहत उसको दबाया गया है। हमारा इतिहास कहीं नहीं पढ़ाया जाता, ना टीवी में, ना न्यूज़पेपर में, कहीं नहीं दिखाया जाएगा, ना स्कूलों में, ना नुक्कड़ सभाएं होंगी। अपने इतिहास को हमें खुद पढ़ना होगा। हमारा जो इतिहास रहा है बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और हमारे तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके ज्ञान का डंका पूरे विश्व में बजता है। लेकिन आज हम लोग अपने ही ज्ञान से अनजान हैं। जब तक महिलाएं आगे नहीं आएगी ये समाज तरक्की नहीं कर सकता और देश की तो बात छोड़ दीजिए। तो महिलाओं को आगे आना होगा, क्योंकि महिलाओं में वो पावर है, क्योंकि बाबा साहब अच्छी तरीके से जानते थे कि महिलाओं में वो ताकत है, वो पावर है, जो काम वो एक बार करने की ठान ले फिर उसको उसके फैसले से कोई हटा नहीं सकता। और इसीलिए शायद उन्होंने पुरुषों से पहले महिलाओं को समझदार माना। जब अमेरिका से डिग्री लेकर बाबा साहब आ गए तो उन्होंने सबसे पहले काम किया महिलाओं को जगाने का। और आपने देखा होगा जितने भी आंदोलन रहे, चाहे महाड़ का हो, चाहे नासिक का कालाराम मंदिर को, उस आंदोलनों में महिलाओं ने अपनी भागीदारी को निभाया। लेकिन महिलाओं को क्या बताया गया? महिलाओं को घर की 4 दीवारी तक सीमित करके रख दिया गया। महिलाओं को मुंह खोलने तक की आज़ादी नहीं थी। चूल्हे चौके तक उसको सीमित करके रख दिया गया। उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर रख दिया गया। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने इस भारत देश में पैदा होकर हम जैसी महिलाओं का उद्धार कर दिया। क्योंकि हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। इतिहास उठाकर आप पढ़ लीजिए, सभी ने महिलाओं को दबाया, सभी ने मचला, सभी ने कुचला। लेकिन हमारी आंखों के आंसू देखकर अगर कोई रोया, हमारी चीख पुकार छटपटाहट को अगर किसी ने महसूस नहीं किया, संविधान के माध्यम से और हिंदू कोड बिल के माध्यम से उसको दूर करके गए, तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर है। तो आज हम महिलाओं की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने महापुरुषों से प्रेरणा ले। क्योंकि देखिए, नर से दुगनी होती है नारी, नर से दुगनी होती है नारी। नर में कितनी मात्रा आती है? 2 आएगी ना, नर, लेकिन नारी में 4। तो नर से दुगनी है नारी। तो आप ही वो शक्ति हो, आप ही वो पावर हो जो सब कुछ कर सकती हैं। पुरुषों की मैं बात नहीं कर रही। आप अगर कुछ करने की ठान लो, क्योंकि बिना आपके समाज में बदलाव नहीं हो सकता, क्रांति आपको ही करनी पड़ेगी। पूनम दीदी के लिए तालियां हो जाएं। क्योंकि महापुरुषों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महापुरुष हमारे बहुत सारे हैं, लेकिन ये विडंबना है हमारे यहाँ महिलाओं की, क्योंकि वो अपने महापुरुषों को नहीं जानती। नहीं जानते हो ना? सावित्रीबाई जी को जानते हो? अब जान गए ना? जान गए हो ना? क्योंकि देखो, महापुरुष वो मर जाते हैं जिनको मानने वाले मर जाते हैं, और महापुरुष वो जिंदा रहते हैं जिनको मानने वाले रहते हैं जिंदा। यानी कि हम अगर महापुरुषों को जिंदा रखेंगे तो उनके विचारों को जिंदा हम अपने अंदर रखें, उनको माने। ये नहीं कि मतलब कि कोई भी कह रहा है कि उस चीज़ पे जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि महापुरुष का रास्ता कठिन क्यों है, क्योंकि वो सच का रास्ता है।
क्योंकि वो करुणा का रास्ता है, वो मैत्री का है, वो भावना का है, वो प्यार का रास्ता है। लेकिन इस रास्ते पे तो हम नहीं चल रहे, महापुरुषों के रास्ते पे। फिर कहाँ चल रहे हैं? दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये प्रोग्राम जो माता सावित्री बाई जी का रखा गया है भवन में, स्पेशली वो महिलाओं के लिए ही रखा गया था, क्योंकि महिलाएं दूर दूर से आती हैं, वो ज़्यादातर इंजॉय करती हैं और चली जाती हैं। उनको पता होना चाहिए अगर शिक्षा किसी ने दी है तो वो माता सावित्री बाई जी ने दी है। और बाकी महिलाएं बहुत जागरूक हो रही हैं। विजयनगर की मैं देख रही हूँ, जब भी एक बार कॉल करो तो वो आती है हमेशा। ये तो रात का एक मैसेज है, उसमें इतनी सारी भीड़ देखी है, लेकिन और महिलाएं भी आएंगी अभी थोड़ा 2 बजे के बाद में, लेकिन वो आएंगी ज़रूर। और इसी बीच में मैं ज़्यादा समय ना लेती हुई श्रद्धेय अजय बौद्ध जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो आएँ और 2 शब्द माता रमाबाई जी के बारे में, वो सावित्री बाई जी के बारे में बोलें। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के निर्माता, बहुजनों के मसीहात बोध सर बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, त्याग और बलिदान की देवी माता रमाबाई जी को नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए, आप सभी को मेरी तरफ से गर्व से जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए, बताने को तो मेरी बहन ने सब कुछ बता दिया है। आज बहुत ही खास दिन है। आज हमारी माता सावित्रीबाई जी का जन्मदिन है। इनका जन्मदिन मतलब इनका जन्म 1831 में 3 जनवरी को हुआ था। इनके ही माता लक्ष्मीबाई जी, पिता खंडोजीराव नेव से थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला, तब जाके ये शिक्षित हुई। मतलब इनके पति ने इनको शिक्षित किया और इन्होंने शपथ ली कि जैसे मैं शिक्षित हुई हूँ, अपने समाज की महिलाओं को शिक्षित करूँगी। अपने समाज की क्या, सभी वर्ग की महिलाओं को इन्होंने शिक्षित किया। यहाँ तक कि इन्होंने जब ये स्कूल में जाती थी पढ़ाने, इन्होंने बहुत कष्ट झेले। लोग इनके ऊपर पता नहीं क्या क्या गंद फेंकते थे ताकि ये महिलाओं को शिक्षित ना कर पाएँ। उस समय महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था और पुरुष नहीं चाहते कि ये महिलाएं पढ़ें। किसी भी वर्ग की महिला हो, लेकिन उसे पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन माता सावित्रीबाई ने ठान लिया था कि मैं महिलाओं को पढ़ाकर, लड़कियों को पढ़ाकर ही छोड़ूंगी। इन्होंने 1 जनवरी 1848 में एक पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए। जब ये स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो लोग इनके ऊपर गंदगी फेंकते थे, गोबर कीचड़ पता नहीं क्या क्या फेंकते थे, लेकिन इन्होंने फिर भी नहीं हार मानी। ये अपने साथ अपने बैग में एक साड़ी रख के ले जाती थी, जाकर स्कूल में चेंज करती, फिर बच्चों को पढ़ाती थी। ऐसी थी माता सावित्रीबाई। इनको मैं बार बार सत्संग नमन करती हूँ और डिटेल में और बहुत कुछ तो हमारी पूनम जी ने बता ही दिया और मेरी बहनें बताएंगी। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और वही बातें रिपीट होती रहे तो वो भी नहीं, कुछ शिक्षा के ऊपर भी प्रभाव डाल सकता है अगर कोई बोलना भी चाह रहा है, कोई भी महिला, क्योंकि शिक्षा का महत्व बहुत होता है जीवन में। शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और क्योंकि महापुरुषों की जब बात होती है तो महापुरुष कहते हैं ना कि कोई बनता नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति नॉर्मल पैदा होता है, लेकिन वो अपने त्याग और बलिदान से महापुरुष बनता है। क्योंकि जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इन्होंने इतना त्याग, इतना संघर्ष शायद अपनी लाइफ में किया है कि शायद आज हम लोग उनके त्याग, उनके संघर्ष की वजह से आज हम लोगों के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, कोई त्याग नहीं है। क्योंकि ऐसे मैं दंपति की बात करूंगी, सावित्रीबाई फूले जी, जो वो पति पत्नी जिनके पास उनकी कोई अपनी खुद की संतान नहीं थी, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। लक्ष्मीबाई जो थी, उनका बेटा गोद लिया उन्होंने और उनको पाला पोसा और उनकी अच्छी परवरिश करके उसको डॉक्टर भी बनाया। आप लोगों ने शायद किताबों में पढ़ा भी होगा। और आगे जाके जब उनकी डेथ होती हैगी तो धीरे धीरे वो सब कुछ खत्म होता चला जाता है। लेकिन महापुरुष वही हैं, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, देखिए, उनके पास खुद की संतान ना होके उन्होंने एक बच्चे को पढ़ाया लिखाया। लेकिन आज हम इतने योग्य हैं, आज हम इतना सर्विस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, प्लस कुछ गरीब बच्चों की भी अगर हम लोग सहायता कर सकते हैं तो वो भी हमको करनी चाहिए, उनको योगदान देना चाहिए। क्योंकि माता सावित्रीबाई जी ने तो हमें राइट दे दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो ऐसे हैं, शिक्षा को नहीं ले पा रहे, कोई परिस्थिति ऐसी है उनके आगे, या वो फीस जमा नहीं कर पा रहे, या कुछ और भी है, तो हम लोगों को हमेशा उनका सहयोग करना चाहिए। और इसी कड़ी में मैं शिवपुरी से चल के आई संतोष दी को बुलाना चाहूँगी, वो आए, अब 2 शब्द माता सावित्रीबाई जी के बारे में बोले। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए
और बाबा साहब को नमन करते हुए, माता सावित्री बाई फूले को नमन करते हुए, बाकी जो बहुजन समाज में जन्म है सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बाबू जी बैठे हैं तो बाकी मैं अपने सभी बड़े बुजुर्गों को नमन करते हुए और अपने ससुर जी को भी नमन करती हूँ, बाकी सभी बहनों को नमन करते हुए। और कुछ 2 वर्ड, बाकी तो सभी लोगों ने बोल ही दिया है, लेकिन फिर भी कुछ 2 वर्ड बोलना चाहती हूँ कि अगर हमारी माता सावित्री बाई इतनी महान ना होती तो आज हम लोग शिक्षित नहीं होते, या हमारी माँ है वो शिक्षित नहीं होती, हमारा जो पीछे का परिवार है, बैकवर्ड है, वो भी शिक्षित नहीं होता, क्योंकि शिक्षा का तो अधिकार ही नहीं था। और जब कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था तो शिक्षा का अधिकार कहाँ से था, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वर्ड तो वही है जो सभी को बोलने बार बार। तो आज हमारी इतनी महान जो माता सावित्री बाई फूले हैं, उनका जन्म दिवस है और हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। बन रहे हैं IAS PCS बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो सब माता रमाबाई की वजह से बन रहे हैं, वो माता सावित्री बाई फूले की वजह से बन रहे हैं। और मैं इनके जो महात्मा ज्योतिबा फूले को भी बार बार इस बात को क्या कहूँ मतलब साधुवाद करती हूँ कि जो ऐसे इनके हस्बैंड थे जिन्होंने इनको, जो अनपढ़ थी और अनपढ़ को इन्होंने पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया, जो हमारे समाज में इन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया और समाज हमारा बहुत ही आगे की तरक्की इसीलिए इन्हीं की वजह से कर रहा है। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये आप लोग किसी को भी पूजो, मैं ये नहीं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपका भला किसी ने सोचा है, अगर आपका अच्छा किसी ने किया है, तो वो 2 ही माँ हैं, एक माता रमाबाई जी, एक माता सावित्री बाई जी। अगर ये इतना त्याग ना करती तो शायद इस समाज में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं ना तो कभी शिक्षा क्या, कपड़े क्या, खाना क्या, वो कुछ भी अच्छे अच्छे जेवर कपड़े कुछ नहीं पहन पाती। अगर इन 2 माँ का त्याग ना होता तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी अगर कोई माँ है तो वो 2 माँ है, क्योंकि इन्होंने हमें दिया ही दिया, हमसे कुछ लिया नहीं है। बाकी आप जितनी भी माताओं को देख लो, आपसे सब लेते ही लेते हैं, आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन एक हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हमें हमेशा से दिया ही दिया है, और हमें लेने की ही आदत पड़ गई है, देने की आदत नहीं पड़ गई, क्योंकि सब कुछ हमें बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दे दिया, हमें शिक्षा का राइट सावित्री बाई जी ने दे दिया, हमको तो सब कुछ मिला ही मिला है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ जानने की कोशिश नहीं कर रहे। धीरे धीरे हमारा समाज दूसरी ओर चलता चला जा रहा है, लेकिन आज भी विडंबना है, मुझे लग रहा है कि 70-72 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन आज तक समाज में लोग सोए हुए हैं, फिर भी माता सावित्री बाई जी को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज आपके पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, आपके पास फ़ोन है, आपके पास नेट भी है। अब तो अच्छे अच्छे फ़ोन किसी भी महिला के पास नॉर्मल, वो घर में भी रहती है तो 12,000-15,000 का फ़ोन होता है उसके पास, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, गाने देखते हैं, अपना एंजॉयमेंट देखते हैंगे, लेकिन हम किसी महापुरुष को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसके साथ साथ अपने महापुरुषों को भी ज़रूर पढ़ें। और इसी कड़ी में मैं श्रद्धेय उमेश बौद्ध जी को आमंत्रित करूंगी, वो आए, 2 शब्द अपने बोले। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और हमारे मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए और हमारी परम पूजनीय राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले जी को कोटि कोटि नमन। हमारे समाज में जन्मे साहब सभी महापुरुषों को कोटि कोटि नमन, और सभी भाइयों को, बहनों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखो, हमारे भाइयों ने बहुत कुछ बोला है, पर अगर माता सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो शायद हम इस तरह से पढ़ लिख करके आप सबके बीच में नहीं बैठे होते आज, या ना हम बोल पाते। शिक्षा का अधिकार उन्होंने हमारे ही समाज की महिलाओं को नहीं है, सर्व समाज की महिलाओं को दिया है। उस समय पढ़ने का किसी को अधिकार नहीं था, किसी भी महिला को। जब ये बिना पढ़ी लिखी थी, जब उन्होंने ज्योतिराव फूले ने पढ़ा करके किया था, इन्होंने पहले वो विधवा आश्रम खोले थे, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्व समाज की महिलाओं को ही उसमें लिया गया था। यानी सर्व समाज की महिलाओं की तो इतनी बुरी हालत थी उनकी, हमारी तो हालत थी, उनकी तो इतनी बुरी थी, अगर वो विधवा हो जाती थी तो वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी। उनको बहुत बुरा उनके साथ होता था। तो जब खोल करके उन्होंने उस नामक काशीबाई नामक महिला को किया था, वो ब्राह्मण समाज की महिला थी, उस महिला को अपने आश्रम में रखा था। उन्होंने स्कूल खोल करके हम पे इतना कृतार्थ किया है कि बहुत ही ज़्यादा। और जब 1848 में स्कूल खुला था, उसमें सिर्फ मात्र 9 लड़कियों को, 9 महिलाओं को लेकर के उन्होंने स्कूल खोला था।
उसके बाद बढ़ते बढ़ते चला गया, लेकिन उनके नाम को हम भूलते भूलते चले गए और हम पर छाती चली गई वो परजीवी, जो अभी बोला था कि परजीवी का हो गया। आज कहीं पर भी पूछ लो तो कि शिक्षा की देवी कौन है, कि सरस्वती, और लोग बाग पूछते भी हैं। आज कहीं कहीं तो उन्हीं के ऊपर हो रहा होगा। हम कहते आप फोन पर डाल करके देख लो, गूगल पर सर्च कर लो कि शिक्षा की देवी कौन है, तो वो निकल के आता है कि सावित्रीबाई फूले, न कि सरस्वती। बाकी सब अपनी अपनी सोच है, लेकिन हमारे लिए तो हमारी यही माता हैं, परम पूजनीय हैं और राष्ट्र माता हैं। इन्हीं के साथ अपने शब्दों को बाणी विराम देंगे। नमो बुद्धाय। और एक बार ज़ोरदार तालियां उमेश बौद्ध जी के लिए हो जाएं, क्योंकि महिलाएं भी बैठी हुई हैं मेरे ख्याल से। आप में से कोई बोलना चाहेगा? कोई भी नहीं? कोई भी नहीं? अच्छा, तो हमारे बीच में विजय लक्ष्मी जी चलकर आई हैं। वो 2 मिनट या 5 मिनट का शब्द, इससे ज़्यादा नहीं ले टाइम आप, क्योंकि समय का ध्यान रखें। एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां। नमो बुद्धाय, जय भीम। और माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में मेरी बार बार, और सभी महान पुरुषों को बार बार कोटि कोटि नमन। और समय को ध्यान में रखते हुए 2 शब्द बोलूँगी। हाँ, जैसा कि सभी ने बताया है कि हमें आज ज्ञान इतना हो गया कि हम आगे शिक्षा में इतने हो गए, अपने बच्चों को भी पढ़ाने लगे और सभी को शिक्षा का ज्ञान दिला दिया। लेकिन अभी तक यही नहीं पता था कि हमारी शिक्षा की देवी कौन है। आज ये भी पता लग गया सबको कि हमारी शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी हैं, और इसी को सभी ध्यान में रखें। और अब सभी को पता है कि हमारे बच्चे कहीं पढ़ नहीं पाते थे, आज हमारे बच्चों के नाम के पीछे डिग्रियां भी लगी हुई हैं, और इसी की बहुत खुशी है हमें कि पहले हमारे बच्चों की पहचान भी नहीं थी, जाना भी नहीं जाता था। आज देखो इनकी वजह से, और माता बहन जो हैं आज बाहर निकल रही हैं इनकी वजह से, और जो कि मैं खड़े होकर जो बोल रही हूँ वो भी इन्हीं की वजह से ही है। नहीं तो मैं भी अभी घर में ही थी, कपड़े धो रही होती, कुछ ना कुछ कर ही रही होती। जो हमारा ज्ञान हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है, और जो हमारा समाज जागृत हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। और मैं कहूँगी कि बहन अपने घर जाके आज कम से कम 10 लेडीज़ को और जाके बताएं कि आज उनका जन्मदिन है, तो आज 10 से 10 और 10 ही 10 को बताएंगी, तो आज हमारा इतना बड़ा प्रचार होगा कि बहुत बड़ा। और इतना ही 2 शब्द कह के मैं अपने वाणी को विराम लेती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विजय लक्ष्मी जी। देखो, कोई भी प्रोग्राम में से आप जाओ, हमेशा कहीं से भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग बातें करते हैं प्रोग्राम की, कि आज हम वहाँ गए थे, आज हम वहाँ गए थे। तो आप भी अपने अपने घर जाओ ना, कॉलोनी में, आस पड़ोस में, सब जगह बताना कि आज भी हम माता सावित्रीबाई जी का जन्मदिन था, हम तो वहाँ गए थे। कहोगे ना, तो उनको भी पता चले कि माता सावित्रीबाई कौन थी। उनके भी मन में तो हलचल मचेगी, आखिर कौन है सावित्रीबाई, उनको भी तो पता चले। तो वो लोग भी सोचेंगे आखिर सावित्रीबाई कौन है, तो शायद एक बार वो भी नेट पे सर्च करके देखना चाहेंगे आखिर सावित्रीबाई जी कौन है। तो आप लोग जरूर ये काम करें कि जब भी महापुरुषों के कोई भी प्रोग्राम हो तो आप दूसरे लोगों को भी जरूर बताएं, और ये कोशिश करें कि किसी भी महिला पे अगर फ़ोन जाता है, अगर मैं किसी एक महिला को जानती हूँ और मैं उसको फ़ोन करके बुलाती हूँ, तो वो ये ना सोचे कि मैंने उनको ही इन्वाइट किया है। उनकी ड्यूटी है कि वो 5 महिलाओं को, 10 महिलाओं को लेकर वो भवन पे आएँ, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि बार बार इतनी कॉल की जाए, सब लोगों को बताया जाए। तो उनका भी कुछ दायित्व बनता है कि अगर मैं एक को फ़ोन करूँ तो वो 5 की कोशिश करें कि मैं अपने साथ 5 को लेके आऊँ, और इसी तरीके से फिर महिलाएं आगे बढ़ती चली जाएंगी। और ऐसी बात नहीं आज मैं बोल रही हूँ, कल को आप भी इसी जगह के आके आप भी बोलोगे। मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आप में से भी कोई जल्दी आए और आगे बोले। और इसी कड़ी में मैं राजेंद्र जी चल के आई हूँ, एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए, वो 2 शब्द बोलेंगी माता सावित्रीबाई जी के बारे में। मेरा सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आज बाबा साहब नहीं होते, माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती, तो हम न पढ़ लिखते तो कुछ कर पाते थे, न कोई बच्चों को पढ़ा पाते थे, क्योंकि हम तो रहते ही ऐसी सोसाइटी में थे जो कोई हमें बाहर निकलने ना दे, बोलने ना दे। ठीक है, सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। अच्छा, इनके लिए एक बार जोरदार ताली, क्योंकि देखो कोई भी महिला अगर उठ के माइक पकड़ के अगर वो जय भीम भी बोल के जाती है ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। और कोई मेरी बहनें, कोई भी? और इसी कड़ी में मैं सेक्टर 9 से चल के आई सुमित्रा देवी जी को बुलाना चाहूँगी, वो आएँ और सभी को 2 शब्द अपने सुनाएं। चरित्रों का निर्माण होता है, जैसे आपके घर में चित्र होंगे आपके बच्चों का वैसा ही चरित्र बनेगा। तो क्यों ना हम अपने घर में अपने महापुरुषों का चित्र लगाएं, जिससे हमारे बच्चों के जीवन में परिवर्तन आए, जिससे हमारे बच्चे चेंज हों, जिनको पता चले कि अगर बाबा साहब के
तस्वीर अगर हमारे घर में लगी, अगर हमारा बच्चा ही अगर हमसे पूछ ले कि मम्मी ये किसका फ़ोटो है, तो मैं भी उसको बताऊं कि बच्चा ये तो बाबा साहब है जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, तो कम से कम वो बचपन से देखेगा तो उस चीज़ को उसको पता तो चलेगा। तो कल को हो सकता है उसके दिल में भी ये है कि इन्होंने संविधान बनाया है तो मम्मी कुछ मैं भी ऐसा करके जाऊँ, या कुछ उसके दिल में ऐसी भावना जाग जाए तो उसके जीवन में कुछ चेंज आ जाए। तो इस तरीके से हमें महापुरुषों की प्रतिमाएं अपने घर में लगानी चाहिए, जिससे छोटे छोटे बच्चे जाने अभी से कि तथागत बुद्ध कौन है, बाबा साहब कौन है, माता सावित्री बाई जी कौन है, रमाबाई जी कौन है। तो ये बच्चों में अभी से एक अच्छा जाएगा इसका, और चेंज भी होगा जीवन में। और इसी के साथ रुचिका जी को मैं बोलूँगी वो आएँ और 2 शब्द अपने रखें, कोई भी हिचकिचाए नहीं। यहाँ सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। सावित्रीबाई फुले जी को जय भीम नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध जी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और समाज में लेके आएं, और समाज में आके ये बताएं अपने बच्चों को कि हम अपने आगे कैसे बढ़ना हो। और जय भीम नमो बुद्धाय। बार है ना भाभी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मीना भाभी जी आएं और वो 2 शब्द अपने रखें। मीना भाभी जी आओ, आप कुछ भी आओ। अच्छा जय भीम तो बोलो। देखो मैं धन्यवाद चाहती हूँ समता न्यूज़ चैनल से आए हुए भैया का कि वो आए हैं, और देखो विजयनगर की सभी महिलाओं का फोटो सुबह पेपर में भी आएगा, न्यूज़ में भी आएगा। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। इस आज पहले दूसरी बार मैं आज यहाँ पे आई हूँ, और सबको इनको बाबा भीम को जय भीम, मेरा माता सावित्री बाई को भी। और अभी मैं भी इनमें अपना सब उसी में लगी रहती, घर गृहस्थी में ही थी, और मैं भी अपने सब देवी देवता उनको मानती थी, लेकिन मेरे पति ने कभी नहीं माना उन्हें। वे हमेशा ही कहते हैं तू कि सबकी दूसरों की पूंछ पकड़ के भागती है, लेकिन अपनों की कभी नहीं पकड़ती। तो हाँ, तो उनके कहने से मैंने अब सब कुछ छोड़ दिया। मैं कुछ नहीं, बस अपने बाबा भीम के पीछे है उनके लिए। हाँ, और अब उनके अपने बेटे के बर्थडे पे मैंने उनका प्रोग्राम भी कराया, तो उसी दिन से मेरे मन से सब कुछ निकल चुका। अब बस मन में है तो अचानक से बैठे हुए थे तो हमने कहा आप इतनी जल्दबाजी में कैसे महिलाओं को तैयार किया जाए। फिर उन्होंने बताया कि बेटे का बर्थडे भी है, तो मैंने कहा नहीं हम भीम ज्ञान चर्चा भी करेंगे और महापुरुषों के गाने भी करेंगे। और उसी समय हम सब कुछ काम छोड़ के इनके घर पहुंचे, और बहुत अच्छा लगा कि इनको उस दिन से गाने सुनकर इतना चेंज आया इनके जीवन में कि ये शायद तीसरा प्रोग्राम है, ये तीसरे प्रोग्राम में भी आया। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और आप भी विजयनगर से ही है ना, आपका नाम? आपका नाम? आप? हाँ जी। लेट में आई इसके लिए सॉरी। आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। साहिब बंदगी सबके लिए। जो सावित्रीबाई फुले हैं वो एक ऐसी चीज़ थी हमारे जीवन में और संसार में। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में लहरें होती हैं, ऐसे करके थी हम महिलाओं के लिए। जो कबीर जी कहते हैं, जैसे समुद्र लहर की मोती बिखरे आए, बगुला परख न जानिए हंस चुग चुग खाए। हम महिलाएं सब एक से एक अच्छी, स्मार्ट, ज्ञानवान हैं, लेकिन हमें समुद्र से अपने दिल में से ऐसे मोती चुनने हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे हीरे हमें पैदा करने हैं, ज्ञान देना है बच्चों को, संस्कार देने हैं। और हमें खास तौर से महिलाओं को खाना बनाते समय हमारे मन में ये चीज़ होनी चाहिए, भावना कि शील स्वभाव होना चाहिए और बाबा साहेब अम्बेडकर विचार होने चाहिए। जो हम बनाते हैं खाना उसमें उसका बोलते हैं ना, जैसा खाएगा अन्न जैसा होगा। हम खाना बनाएंगे वही हमारे परिवार के मन में जाएगा। जय भीम नमो बुद्धाय सबके लिए। वो आई हैं हमारे बीच में, शायद वो बेटी हैं। आए कशिश जी। सभी माता पिताओं को जय भीम। हमारी सावित्री बाई माता जी को जय भीम। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जय भीम। और आप सभी को जय भीम। बस मैं नमो बुद्धाय जय भीम। न्यूज़ चैनल में आपके पति भी देखेंगे कि कहाँ इतनी अच्छी जगह प्रोग्राम में गए हो। इधर आओ जल्दी। तो बैठे हुए हैं, मेरे पापा जी भी तो बैठे, मैं तो फिर भी बोल रही हूँ। आओ एक बार जोरदार ताली इनके लिए।
कोई बात नहीं। हेलो, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जय अच्छा जय भीम बोलो, चलो जोर से। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम सबको। जय भीम, जय भीम। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जो आज सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, हम सभी को उनकी बारे में सभी को जानना चाहिए, जैसा भी है। जो उन्होंने बहुत अच्छी हमारी महिलाओं को शिक्षित किया, जगाने का जागरूक करी है। जो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। जैसा कि इंट्रोडक्शन की कड़ी में ममता जी ने बताया कि हमको इंट्रोडक्शन किस तरह से देना चाहिए। आप सभी लोगों ने देखा होगा या बाबा साहब के विचारधारा से जब आप ओतप्रोत नहीं थे तब आप टीवी देखते होंगे, आस्था चैनल, बहुत सारे चैनल हैं, तो वहाँ पर बाबा जी बैठे होते हैं मंच पे और एक एक वक्ता को खड़ा करके बोलते हैं। वक्ता अपनी बात रखता है कि बाबा जी जब से आपके यहाँ पर आया हूँ तब से मेरा जीवन सफल हो गया। तो ये बात हमारे वक्ताओं को भी बोलनी होगी कि जब से डॉक्टर अम्बेडकर को मैंने जाना है तब से मेरा जीवन धन्य हो गया और तब से मुझे समाज में भी पहचान मिली। मेरा नाम है मनोज अंतानी, उम्र 44 वर्ष और गाजियाबाद शास्त्री नगर में मैं रहता हूँ। फिलहाल पिछले लगभग 20 साल से शालीमार गार्डन में रह रहा हूँ। काम था मेरा फोटोग्राफी का, वेडिंग, सगाई, सेरेमनी, फोटोग्राफी। 38 साल तक काम करते रहे, पड़ोसी को भी नहीं पता था कौन है ये लड़का। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंट्रोडक्शन में बाबा साहब और महापुरुषों का हमें क्यों धन्यवाद करना है। 2014 में कार्यक्रम में जाने का कार्यक्रम में हमारे मित्र को पता था कि ये अपने 80 कैटेगरी से लड़का है और कुछ ज़्यादा ही उद्दंडी भी है और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को नहीं मानता है। तो उन्होंने मुझे कार्यक्रम में बुलाया। उस कार्यक्रम में इंदु चौधरी जी वक्ता थी, दिल्ली के अंदर कार्यक्रम था और पहले ही दिन रात को 11 बजे तक वो कार्यक्रम चला। उनकी घंटे भर की स्पीच थी और घंटे भर की स्पीच के बाद में रात को जब 2 बजे अपनी दुकान पर पहुंचा, क्योंकि ऊपर घर है नीचे दुकान है, तो उसी दिन रात को जितना कबूतर खाना मेरे दुकान में था वो मैंने इकट्ठा किया उसी दिन एक बार के सुन और सारे कबूतर खाने को दुकान के बाहर फेंक दिया। मेरी दुकान के बराबर में डेयरियाँ हैं दूध की, गुजरों की। तो जब सुबह सुबह महिलाएं दूध लेने निकली तो ये क्या पड़ा है, पुलिस आई, बहुत लंबा लफड़ा हुआ। कुल मिलाकर पहला दिन मेरा वो ऐसा था कि ना इंदु चौधरी जी को मैं सुनता, ना मैं अपने जीवन में वो परिवर्तन ला पाता। जिस तरीके से हमारी 3-4 बहनों ने यहाँ पर खड़े होकर अपना परिचय दिया और नाम बताने से भी कतरा रही हैं, उसी तरीके से हमारी भी हालत हुआ करती थी। कभी आते थे मंच पे, अपना नाम बताते थे और बस ठीक 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 ठीक। लेकिन आज जैसा कि ममता जी ने बुलाया, उनके लिए धन्यवाद। आज खड़े हैं तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी कम पड़ जाता है और क्योंकि हमें दूसरे वक्ताओं को भी सुनना होता है तो जानबूझकर हमें अपने समय को कटौती करके माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। तो ये एक बहुत छोटा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आप मंच पर आएँ, महापुरुषों को नमन करें, अपना परिचय दें और साथ साथ ये भी बताएं कि बाबा साहब को जानने के बाद से अब तक मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। मात्र 6 साल हुए हैं। विश्व का कोई भी अम्बेडकरी संगठन ऐसा नहीं है जो आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को नाम से और चेहरे से ना जानता हो। ये मेरी उपलब्धि है। मंजू जी के छोटे से बुलावे पर मैं आया। मैं पिछले 20 दिन से बहुजन समाज पार्टी के लिए लखनऊ में प्रचार प्रसार कर रहा था। माननीय बहन जी से मुलाकात हुई। उन्होंने एक जिम्मेदारी हम बहुजन यूट्यूबर्स को दी है, क्योंकि बड़े टीवी चैनल तो हमको नहीं दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो 100-150 जो बहुजन मीडिया कर्मी जो काम कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, उनको एक जिम्मेदारी दी है कि जहाँ जहाँ पर भाई हमारी सीट से वहाँ पर हम लोग जाएँ, फील्ड में जाके हम लोग उनको मोटिवेट करें, बहन जी के बताए हुए कार्य, बहन जी के किए हुए कार्य को हम जन जन तक पहुँचाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मीडिया ने भी, चाहे वो 2014 में बहन जी की सरकार थी तब भी मीडिया ने नहीं दिखाया था और अब तो दिखाएगी भी नहीं। तो हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों में से आधे में से क्या, मुझे लगता है कि एक भी आदमी का हाथ नहीं खड़ा हो पाएगा। आपके अपने घर में टीवी कितने लोग देखते हैं? 1, 2, 3, 4 हाथ उठे हैं। मतलब बाकी लोगों ने अपने टीवी भी बंद कर दिए, मोबाइल ही देखते हैं वो लोग, है ना। मेरे घर में भी इतना बड़ा LCD
लगा हुआ है, वो पता नहीं कब लास्ट टाइम ऑन हुआ था, मुझे पता नहीं है। तो मोबाइल की पावर इतनी है कि आज जो बड़े बड़े मीडिया जो चैनल्स हैं वो खुद यूट्यूब पर आ गए हैं, चाहे आज तक हो, अभी तक हो, रिपब्लिक टीवी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जैसे यूट्यूबर्स ने उनको टक्कर दी है। जब लोगों ने टीवी देखना बंद किया तो मोबाइल देख रहे हैं, तो वो भी मोबाइल पर आ गए हैं। अब बातें चल रही हैं माता सावित्री बाई के ऊपर, तो मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात है और महिलाओं की बातें ना की जाए तो फिर परेशानी हो सकती है। आना भी लाजिमी है और हो सकता है कि मुझे बाहर भी ना निकलने दिया है, पहले लपेट लिया जाए। मंच पे गया और महिलाओं की बातें नहीं की। तो हमारे बीच में एक ऐसी हमारी बिटिया बैठी है पलक, अभी मुझे लगा 15-20 दिन पहले की कहानी है, वो 6 महीने पहले की कहानी है। इनके पापा फोटोग्राफर मेरे मित्र हैं और कुछ बुरी आदतें उनको लगी हैं, शाम को जाके मार पिटाई करना, गाली गलौज करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। 8वीं क्लास में पढ़ती है, 14 साल की लड़की है। एक दिन रात को कुछ बातें ज़्यादा बढ़ गई, आदमी की बर्दाश्त की भी सीमा होती है। उसने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और लेके घर से निकल गई। अब रात भर कहाँ उसने गुजारी, अगले दिन फिर उसने कहीं रूम किसी सहेली के माध्यम से रूम रेंट पे लिया। पिछले 6 महीने से वो फैक्ट्री में काम कर रही है, हमको नहीं पता था। कहीं से उसको नंबर मिला मेरा, उसने फ़ोन किया, चाचा ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, बड़ी परेशानी हो गई है। मैंने कोई बात नहीं बेटा, मैं लखनऊ में हूँ और 1-2 दिन में आ रहा हूँ, फिर आपकी समस्या को हम दूर करेंगे। लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पाई, 8वीं के बाद 1 साल हो गया, अभी तक शिक्षा में भी हो सकता है कि वो होनहार छात्र है, तो हम लोग अगर उसका सहयोग करेंगे, साथ देंगे तो आगे बढ़ पाएगी। पलक आओ बेटा 1 मिनट के लिए, आओ खड़े हो जाओ। और इस लड़की के अंदर एक अद्भुत इच्छा शक्ति है, कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है। आओ खड़े हो गए, इधर आओ। पापा फोटोग्राफी करते थे और ये घर पर एल्बम डिज़ाइन करती थी। मतलब कंप्यूटर की बहुत अच्छी मास्टर है, फोटोशॉप की बहुत अच्छी मास्टर है, वीडियो एडिटिंग भी बहुत अच्छी करती है। हमने विश्वास दिलाया कि समता आवाज़ के माध्यम से आपको 10, 15, 20 दिन गाज़ियाबाद के अंदर आपकी पहचान कराई जाएगी और उसके बाद समता आवाज़ की गाज़ियाबाद की जिम्मेदारी आपको छोड़ दी जाएगी। तो मैं इसीलिए पिछले 2-3 दिन से लेकर साथ चल रहा हूँ। हेजिटेशन है, झिझक है, जैसा कि सभी के अंदर है। बिटिया तो बहुत अच्छा पढ़ती लिखती है और कपड़ों से भी लग रहा है कि बड़े अच्छे परिवार से, पढ़े लिखे परिवार से, वो मात्र नाम बता पाई, तो बाकी हमारी बिटिया क्या कर पाएंगी। पलक अपना परिचय दो, सभी को जय भीम बोलो। सबको जय भीम, सभी बड़े छोटे जो भी हैं मेरे लिए। पलक नाम है मेरा, 18 साल की हूँ अब तो। इतना ही कहूँगा, सभी को जय भीम। जोरदार तालियां पलक शिक्षा के लिए भी, और वैसे भी जो भी उनको सपोर्ट हो रहा है वो कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में कोई भी बच्चा इस तरीके से कभी बेघर ना हो, हम तो यही चाहेंगे। लेकिन ऐसी मजबूरी इनके सामने खड़ी होगी है, तो ये अपने परिवार को छोड़ के अपनी मम्मी के साथ, मैं सोचती हूँ कि शायद कोई बेटा होता ना तो वो शायद एक बार को नहीं सोचता, माँ कितने भी कष्ट झेलती रहती इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी ही एक ऐसी है जो माँ की तकलीफ को समझा इन्होंने और बाहर निकल के अपनी माँ को लेकर आई। और मैं पलक आज के दिन आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप ऊंचाइयों को छुएं और बहुत अच्छा पढ़ें और पूरे समाज और इस देश का भी नाम रोशन करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। माता सावित्रीबाई फुले जी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आती है सावित्रीबाई फूले जी की, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। हमको तो याद आती है फूले बाई देवी जी की, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम, सारा जहां है एक चमन और उस चमन के फूल हम, उन सभी फूलों में है निशानी आपकी, उन सभी फूलों में है निशानी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी,
हमको तो याद आती है शिक्षा की देवी आपकी। गंगा और यमुना बहती हैं भूमि पर, ऐसे ही बहती है शिक्षा ज्योतिबाई फूले आपकी। कोई शिक्षा बहती है सावित्रीबाई आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। हमेशा ऋणी रहेगा ये समाज, क्योंकि शिक्षा का अधिकार माता सावित्रीबाई जी ने दिया। हम सभी महापुरुषों को फिर से मैं एक बार नमन करती हूँ, आप सभी का फिर से एक बार साधुवाद करती हूँ। और शायद केक आने में भी मुझे लग रहा है कुछ समय है। जब तक सूरज चांद रहेगा अधिकार दिलाए, अधिकार दिलाए, शिक्षा दिलवाई, शिक्षा दिलवाई, आरक्षण दिलाया, आरक्षण दिलाया, नारी। बहुत बहुत साधुवाद ममता जी का। मैं मंजू गौतम, गौतम बुद्ध नगर से भीम ज्ञान चर्चा की छोटी सी सदस्य हूँ और आज बड़ा ही खुशी का दिन है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को माता सावित्रीबाई फूले जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक मंगल कामनाएं देती हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई है। और आज आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारा समाज जागृत हो रहा है अपने अधिकारों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति। और जिस दिन हमारी महिला शक्ति जाग जाएगी, जिस दिन हमारी महिला शक्ति अपने महापुरुषों को, अपनी महान महिलाओं को, अपनी महान माताओं को, माता रमाबाई जी को, माता सावित्रीबाई जी के उनके जो त्याग और संघर्ष और बलिदान हैं, अगर उनको हमारा समाज जान लेता है तो उसी दिन हमारे समाज की जो है विजय हो जाएगी और उसी दिन हमारा समाज शासक के श्रेणी में आ जाएगा, शासक के मार्ग पे चल देगा। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि सारी बातें हो चुकी हैं, तो देर से आने के लिए भी क्षमा चाहती हूँ। तो माता सावित्रीबाई फूले, हमें किसी और दुर्गा की, काली की कहानी जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सत्य को जानने की ज़रूरत है। हमारी महान माता सावित्रीबाई फूले जी ने कितने त्याग बलिदान किए। उन्होंने यहाँ तक कि अपनी संतान तक को जन्म नहीं दिया। उन्होंने डेली उनका जाती थी स्कूल और डेली उनके ऊपर कीचड़ फेंकी जाती थी, जाते समय भी और आते समय भी। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। उनकी देखिए कितनी हिम्मत थी कि उन्होंने फिर भी अपने संघर्ष को छोड़ा नहीं, उन्होंने अपने रास्ते को छोड़ा नहीं। लेकिन जो उन्होंने लक्ष्य अपना सोच रखा था कि मुझे अपने समाज की, बल्कि समाज की नहीं, पूरे भारत की महिलाओं के लिए मैं कहूँगी कि पूरे भारत की जो महिलाएं हैं, हर वर्ग की, हर जाति की महिलाओं के लिए उन्होंने स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था की। वो वही हमारी, अगर कहा जाए तो जो कहा जाता है कि सरस्वती थी ज्ञान की देवी। सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है, बल्कि माता सावित्रीबाई फूले जी ज्ञान की देवी हैं। तो उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर हमारी महिला शक्ति आगे बढ़ रही है, अगर हमारी महिला शक्ति समाज में कोई स्थान प्राप्त कर पा रही है, अगर कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी विधायक, सांसद, IAS, PCS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी अगर हमारी महिला बन रही हैं, तो वो किसी की बदौलत नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फूले जी की बदौलत है। उन्होंने इतने त्याग किए, उन्होंने अपनी संतान भी नहीं उत्पन्न की और उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जब हमारे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते हैं, जिस दिन हम उन अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलने लगेंगे, उनकी बताई हुई बातों को अपने जीवन में ले आएंगे, उसी दिन हमारी विजय हो जाएगी।
सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।